हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, शिक्षक भर्ती और सीजीटेट दोनों का कंबाइन हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आपको। यूट्यूब में लगातार फ्री क्लासेस भी हो रही है और हम लोग का जो टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, जो हम लोग का आज ज्वाइन होते हैं तो आज से लेकर पूरा पेपर तक चलता है, वो भी बैच चल रहा है। ठीक है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे गणित पैथोलॉजी का दूसरा क्लास है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और क्लास हम लोग दे पाएँ। अपने स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए। प्रतिदिन रात 9 बजे क्लास हो रही है, ठीक है। और जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन नहीं हो पाता है, बाकी लगातार हम लोग कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाए। पहले क्लास में आप लोग ने जो उपस्थित होंगे उन्होंने देखा था कि हम लोग पैथोलॉजी का पहला क्लास किए थे, क्या क्या किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फिर नेक्स्ट का पहले क्लास में इतिहास के बारे में देखे थे, मतलब पैथोलॉजी का इतिहास क्या है, पेडागोजी का परिभाषा प्रकृति के बारे में देखे थे। ठीक है, तो उसको कितने भागों में बांटे थे, 5 खंडों में हम लोग ने बांटा था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वर्तमान काल। डिटेल में आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। गणित के अर्थ को हम लोग ने समझा था, ठीक है। और क्या क्या पढ़े, गणित की विशेषताएं देखे थे और उसकी पूरी परिभाषाएं देखे थे। जो एग्जाम में आता है वो सभी परिभाषाओं का एक बार कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे प्लेलिस्ट में है, क्लास जाके देख लीजिएगा। कांट का है, बेंजामिन का है, बटलेर का है, हेनरी पाइन का, तो ये सब है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे हम लोग ने पूरे जितने भी परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये बहुत सारे परिभाषा हम लोग ने पढ़े थे। बर्टर रसेल के अनुसार गैलीलियो का कई बार पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस भाषा से हम लोग ने रचना किया उसी भाषा को गणित बोलते हैं करके। ठीक है, और परिभाषा थे, बहुत सारे परिभाषा थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। और किन किन छोटे छोटे पॉइंट्स है जो पूछते हैं, पेपर में आते हैं कि निम्न में से कौन से गणित के संबंध में, परिभाषा के संबंध में सही है करके, वो भी आपको पढ़ा दिए थे, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन कैसे आते थे वो भी बता दिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग ने आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसकी प्रकृति, आधारभूत संरचना, शिक्षण के मूल्य, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग केवल वही चीज़ कराते हैं जो आपका क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो बैच में नए होंगे, जो अभी तक हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज आपका गणित पैथोलॉजी का टेस्ट है, जितने भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जितना भी जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं उन सभी को कवर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे प्रकृति के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित की प्रकृति। ठीक है, तो आपके आसपास जितने परिचित होंगे सबको बता दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुका है, टॉपिक का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। बार बार मैं बोलता हूँ, 500-600 रुपये फीस है हम लोग का, देख लीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा। अगला देखते हैं क्षत्रिय की प्रकृति। देखिए, गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। हम लोग ने परिभाषा पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिए, ठीक है। अब उसकी प्रकृति क्या होती है, तो देखिए पहला क्या, गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। मतलब समझ रहे हो, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, की पॉइंट में ये सारे नोट्स हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो। असंदिग्ध मतलब कोई फिक्स रहता है, बोल दिए कि 3 किलोमीटर है यहाँ की दो लंबाई, या 5 किलोग्राम, ऐसे का कुछ भी गणित के जो कथन होते हैं, ठीक है, वो एकदम फिक्स होते हैं, कोई डाउट नहीं रहता, कोई उसमें तर्क वितर्क वाली बातें नहीं रहती। ठीक है, फिक्स रहता है, संदिग्ध वाली कोई बात नहीं रहती, इसलिए गणितीय कथन संदिग्ध असंदिग्ध होते हैं। ठीक है, संदिग्ध नहीं होते। अगला, सत्यता की कसौटी। गणित में सत्यता, संगति और तर्क से जुड़ा है। किसी भी गणितीय कथन की उत्पत्ति तर्कों की श्रेणी से बनती है। कुछ परिकल्पनाओं की जांच केवल अनुभाविक तरीके से, यहाँ पे जो की पॉइंट आ रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ परिकल्पनाओं में जांच केवल अनुभाविक तरीके से की जा सकती है। जैसे मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, तो अनुभव लगा रहे हैं हम लोग कि सितंबर के आसपास अनुभव, तो ऐसे कथन भी हम लोग के गणित के अंतर्गत आता है जहाँ अनुभव हम लोग लगाते हैं। कुछ जांच प्रयोगों द्वारा की जाती है, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अब इसको जांच किए हैं, उसका गणितीय कथन बना है। पहले पानी को उबाल के देखे कितने में उबालने लगा, 2 बार 4 बार उबाले तो हर बार 100 सेंटीमीटर पर उबल रहा था, तो ये कथन हो गया, जांच करने के बाद बना। ये अनुभव के आधार पर बना कि मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि सत्यता की कसौटी होती है, सत्यता और तर्क से जुड़ा होता है। ठीक, अगला है, कुछ की जांच अवलोकन से की जाती है। जैसे 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसे 5 वस्तुओं के समुच्चय को बराबर हिस्सों में बांट कर जांचा जा सकता है। जैसे 15 को 5 हिस्से में बांट सकते हैं, 3 3 3 3 करके, ऐसे कर 5 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, अब 5 से अगर बांटें, 15 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, बोले 5 से अगर भाग देंगे इसको, ये 3 हिस्सों में जाएगा। ठीक है, 3 3 3, तो 5 तिया 15 करके होगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको कई प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो जो कीवर्ड है उसको याद रखिएगा, पूरा देखिएगा, अंतिम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इन्हीं सबों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो घुमा घुमा के बनते हैं। तो इधर उधर पैट कोर्स के पीछे नहीं भागना है। जो भी क्लास आपको यूट्यूब में है उसको आराम से क्लास कीजिए और उसके बाद फिर आप लोग टेस्ट लगातार देते जाइएगा।
ठीक है, हर टॉपिक के टेस्ट देना जरूरी है ताकि व्यापम लेवल पर आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं वो आपको पता पड़े। जो भी आप जहाँ से भी पढ़े, जहाँ से कोचिंग भी आप कहीं से पैड कोर्स भी साथ चुके हो, तो भी आपको जरूरी है कि आप चेक करो इसको। ठीक है, चलिएगा। विशेषताओं के आधार पर गणित की प्रकृति, ठीक है, क्या क्या विशिष्टताएँ होती है। पहला है मौलिकता। अधिकांश विषयों की प्रकृति स्मृति केंद्रित होती है। जो अधिकांश विषय क्या स्मृति केंद्रित, मतलब समझते हो, मतलब आप देखो, हम लोग हिस्ट्री पढ़ें, इतिहास पढ़ें, सबसे पहला हम लोग का विषय हुआ इतिहास। अब इतिहास को हम लोग पढ़ते तो इसमें क्या करते हैं, सबको याद कर लेते हैं स्मृति के अनुसार कि 1857 की क्रांति ये हुई थी, मंगल पांडे इसके ये थे, भूमकाल विद्रोह ये हुए थे, मतलब जो भी घटनाएं हो रही है वो सबको याद करते हैं, चाहे इतिहास हो, ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो अधिकांश है जो स्मृति केंद्रित होते हैं। जैसे गणित और साइंस ये दोनों को छोड़ दे तो बाकी सभी इसके अंदर आते हैं, स्मृति केंद्रित होती है। जबकि गणित में क्या होता है, ये बोध केंद्रित होता है, प्रयोग केंद्रित। तो दो विषय आते हैं गणित, एक तो गणित आएगा आपका, दूसरा क्या आएगा आपका विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान, ये दोनों की प्रकृति कैसे होती है इसको याद रखिएगा। तो बोध केंद्रित और प्रयोग केंद्रित होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं केवल वही की पॉइंट को बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। क्वेश्चन में ये वर्ड दिखेगा, बोध केंद्रित और प्रयोग केंद्रित, दे देगा। गणित की प्रकृति है बोध केंद्रित, प्रयोग केंद्रित, ये दोनों से ही याद रखिएगा। ठीक है, और स्मृति केंद्रित नहीं है। ठीक, तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला विशेषता क्या है इसकी, संक्षिप्तता। गणित में विषय वस्तु कि अधिक व्यापक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो एक संक्षिप्त में होता है, हम लोग मान लेते हैं, माना एक्स बराबर ये 3, एक्स बराबर इतना मतलब इतना करके 2-3 लाइन में सॉल्व करके दिखा देते हैं, तो संक्षिप्तता होती है। सरलता, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से यथार्थक गणित सरल है। हैमिल्टन के अनुसार गणित का अध्ययन इतना सरल है कि इसके लिए किसी यथार्थ मानसिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब समझ रहे हो कि पाठ्य वस्तु यथार्थता गणित सरल है बोल रहे हैं। हैमिल्टन ने क्या बोला है, तो ये याद रखिएगा, एक परिभाषा और है हैमिल्टन के अनुसार, वो उन्होंने कथन दिया कि गणित का अध्ययन इतना सरल है कि इसके लिए किसी यथार्थ मानसिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो सरलता है, संक्षिप्तता है, मौलिकता है। अगला है परिणाम की निश्चितता, सत्यापन। तो गणित के जो भी परिणाम है तो निश्चित होते हैं, सत्यापन भी हम लोग कर सकते हैं, चेक करते हैं ना प्रश्न की जांच, उत्तर की जांच करके छोटे क्लास में। तो स्पष्टता, निर्विवाद, गणित में छात्र स्व मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, और खुद ही वो अपने आप को चेक कर सकता है। इतना आपको ये गणित के विषय की प्रकृति ऐसी है कि आप खुद उसको चाहो तो चेक कर सकते हो। शुद्धता, गणित शुद्धता के प्रति प्रतिबद्ध है, तो शुद्धता तो होती है। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, मौलिकता, संक्षिप्तता, सरलता, परिणाम की निश्चितता एवं सत्यापन, और लास्ट है शुद्धता। तो एक विशिष्टताओं के आधार पर गणित की प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन बनाओगे तो तब मज़ा आएगा, ये सारी टर्म्स आपको दिखेंगे तब याद आएगा, अरे ये सारे टर्म तो हम लोग पढ़े थे और क्वेश्चन हमसे बन रहा है करके। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत कलेक्शन करके इसको लाया गया है, केवल वही चीज़ों को लाया गया है जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के आधार पर भी समझा जा सकता है, ऊपर देख ही रहे हैं। और कुछ जैसे गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतौल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या क्या करते हैं, संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्थान, यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा, गणित की प्रकृति में स्थान का भी ज्ञान होता है हमें। ठीक है, तो ये शब्द देख के आदमी समझ नहीं पाता गणित में स्थान क्या करके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा ना। क्या क्या याद रखना है, तो संख्या हो गया, स्थान हो गया, दिशा हो गया, मापन हो गया, मापतौल हो गया, ये सब का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा या लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, जिसका भी रहता है ना अलग अलग, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस। ठीक है, गणितीय प्रत्यय कॉन्सेप्ट है इसका भी। ठीक है, फार्मूला, सूत्र, सिद्धांत है, संकेतों के संकेत हैं जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो कुल मिला के सारी चीज़ें जैसे एक्स वाई जेड, भाग, गुणा, ये सब का जो चिन्ह होता है ये उनकी भाषा है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं गणित की एक अपनी भाषा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सही गलत कथन में आता है, गणित की अपनी भाषा है। अगला, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है और सेंस ऑर्गन्स है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम गणित का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक, आगे, गणित का ज्ञान यथार्थ एग्जैक्ट होता है, मतलब बदलता नहीं, फिक्स रहता है, क्रमबद्ध होता है, लाइन से सिस्टमेटिक ढंग से होता है, तार्किक होता है, ठीक है, लॉजिकल होता है, समझने पड़ता है उसको, अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जाता।
ठीक है। इसीलिए हम लोग ने एक बार जीवन में अपना जोड़ घटाना सीख चुके हैं, उसको कभी भूलेंगे क्या? नहीं भूलते। तो ये सारे गुण हैं, ध्यान रखते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के आपको पेपर में भी ये क्वेश्चन दिखा होगा। आप जिन लोग टेस्ट दिलाए हमारे बैच में है वो, ठीक है, तो बहुत लोग इसको गलत किए हैं। वो लोग बोलते हैं कि गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। ये तो अब प्रक्रिया है, और लेकिन हमको जाना का है, अमूर्त में जाना है। ठीक है, लेकिन गणित में क्या होता है, अमूर्त प्रत्ययों को हम लोग मूर्त रूप से समझाते हैं। इसको समझिएगा, यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज के पेपर में भी पूछा होगा। गणित में अमूर्त प्रत्यय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। अब कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं जानते, ठीक है, अब उसको समझा के हम लोग उसको मूर्त रूप में लाते हैं। तो ये वाला टर्म्स याद रखिए, प्रत्यय शब्द आएगा तो, ठीक है, ये वाला टर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है, आज मैं दिया भी था इसके लिए। अमूर्त प्रत्यय को मूर्त प्रत्यय में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, प्रत्यय खाली मूर्त वो एक उदाहरण वाला मूर्त से अमूर्त मत लीजिएगा, ये अमूर्त प्रत्यय से मूर्त रूप में जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, पता है आपको, आगे बढ़ते हैं। गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, ऑब्जेक्ट के परस्पर संबंध, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो देखिए, गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के संबंध निकालते हैं हम लोग, संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांत, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होता। देखिए, बात वही चीज़ को बार बार बोला है, लेकिन शब्दों का बार बार चयन अलग अलग हो रहा है। आगे देखते हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। अब आपको पता है आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, सामान्यीकरण। आगमन क्या होता है, जब हम लोग उदाहरणों को देते हैं, उदाहरण से हम लोग सूत्र की ओर जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका आगमन। और जब सूत्र से उदाहरण की ओर जाते हैं तो डायरेक्ट ये क्या कहलाता है, निगमन। ठीक है, सामान्यीकरण ये होता है कि बहुत सा कुछ एग्जाम्पल दिए, अब ऐसा कुछ ला के दे दिए जो हर जगह लागू हो, सामान्यीकरण कहते हैं, जनरलाइजेशन। आगे देखते हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये भी पूछते हैं, गणित के अध्ययन से निम्न में से बालक में क्या क्या वृद्धि विकास होता है? तो आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ता है, सेल्फ रिलायंस बढ़ता है। ठीक है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। ठीक है, सुपरिभाषित मतलब परिभाषित कर सकते हैं, उपयुक्त और स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालक में प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये याद रखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, अभी हम लोग केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा बोर लग रहा है, तो बुक में दिया है, बुक में जो दिया है उससे आपको समझ में नहीं आता। एक बार मेरे से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे ना। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा थ्योरी, उसका मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे यहाँ भी करा दूंगा, यूट्यूब में भी, और बाकी हम लोग बैच में चल ही रहा है। अभी उसका एक और टेस्ट कराएंगे ना। अभी पैडागोजी का एक ही टेस्ट हुआ है, एक टेस्ट अभी और करवाते हैं। कल तो आपका वर्ग 3 का टेस्ट है, परसों फिर एक पैडागोजी का टेस्ट दे देते हैं, जितने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको कवर कर लेंगे। तो देख लीजिएगा, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला, गणित में प्रदत्त सूचनाएं जो संख्यात्मक मान को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो भी सूचना हमको दी होती है संख्यात्मक मान को, उसको आधार बना के हम लोग संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक में, रसायन में, जीव विज्ञान में और अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। तो याद रखिए, गणित का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, तो भौतिकी में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं। आगे, गणित के विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला है। तो देखिए, केवल हम लोग ने ये देखा कि गणित क्या विज्ञान में सहायता होगी, तो विज्ञान में केवल उसके शाखाओं का अध्ययन में ही नहीं सहायता करता बल्कि उसकी प्रगति, संगठन में। क्योंकि जो भी खोज है, जैसे भौतिकी में, और भौतिकी में जितने भी प्रकार के हम लोग खोज करते हैं तो गणित के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, चलेगा। इस प्रकार उपरोक्त बिंदु के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए गणित को जरूरी अनिवार्य रखा गया है। अतः रोजन बेकर ने ठीक ही कहा है,
गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार, गेट और कुंजी है। ये कई बार पूछा है ना, देखिए बार बार यूज़ होता है। गणित क्या सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी किसने कहा? रोजर बेकर ने किया है। ठीक है, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब गणित पढ़ाने के तरीके देखते हैं, किन किन तरीकों से हमको गणित को पढ़ाना रहता है। चलेगा, इसको देखेंगे। गणित पढ़ाने के तरीके। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। किन किन तकनीक का उपयोग करता है? ठीक है, अलग अलग तकनीक होता है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ें? गणित। तो गणित को किन तकनीकों से, किन विधि से, किन नियमों से पढ़ाया जाए तो उसको पढ़ेंगे, जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके। क्या बोल रहा है? किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके तथा पढ़ने में उसकी रुचि बनी रहे। शिक्षक पढ़ाने के भिन्न भिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, उसको हम लोग पढ़ना है। अब हम गणित पढ़ाने के विभिन्न तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गणित पढ़ाने की तकनीक इस प्रकार है। गणित को किन किन विधि से पढ़ाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है ना, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए, ये सीजी टेट में भी इंपॉर्टेंट है, आपका शिक्षक भर्ती में इंपॉर्टेंट, कोई अलग नहीं है, दोनों में सेम चीज़ें पढ़ना रहता है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग का जो बैच बना है वो 36 का सबसे बड़ा बैच है टेस्ट का। ठीक है, लगभग 550 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी, सभी बैच मिला के, वर्ग 3 वर्ग 2। ठीक है, और छात्रावास अधीक्षक में भी अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। तो ऐसा मौका आपको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में ही देखिएगा 1000+ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी 2-4-5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े, यूट्यूब में देख रहे हैं, जरूर जुड़ जाइए हमारे बैच से, ताकि हर टॉपिक के व्यापम लेवल की आपकी तैयारी हो पाए। चलेगा, कई राउंड चलेगा ना अभी। जिन लोग दिला रहे होंगे ये मत सोचिएगा कि हम लोग का तो सिलेबस जल्दी खत्म है, अभी कई राउंड घूम घूम के चलेगा। देखिए क्या क्या प्रकार, सबसे पहले अभ्यास कार्य। ठीक है, गणित में आप लोग देखो, पहले पाठ पढ़ाते हैं, फिर पीछे अभ्यास कार्य दिया रहता है। स्वाध्यायन के लिए अभ्यास करें, मतलब खुद से घर में जाकर आपको और मेहनत करना है। टीचर एक पढ़ा दिया, 2-4 उदाहरण समझा दिए, फिर घर में जा आप लोग को जो अभ्यास प्रश्न दिया रहता है पीछे, उसको बनाना रहता है। तो स्वाध्ययन के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जाती है। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभप्रद होता है। जैसे पढ़ाई किए, उससे तुरंत अभ्यास कर लिए तो वो गया, आपका लंबा समय तक चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आप लोग अभ्यास करो, थ्योरी पूरा भरा पड़ा है। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिलेंगे, एक से बढ़ के एक, हमारे से लाख गुना अच्छे टीचर पढ़ाए यूट्यूब में। ठीक है, आप वहाँ से वीडियो देखिए, लेकिन उसके प्रैक्टिस आके हमारे पास कीजिए, कि हम लोग व्यापम लेवल की उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि बेस्ट आपको रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई है तो यह अनुपयोगी साबित होती है। इसीलिए जो अभ्यास आप लोग कराते हो, ठीक है, जो टीचर भी होंगे, जो चयनित है, उन लोग भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अभ्यास कार्य इतना अच्छे से कीजिए और उसका रूपरेखा तैयार कीजिए। आपको खैर शिक्षक डायरी आप लोग भरते ही होंगे, शिक्षक डायरी होता है जिसको आपको भरना पड़ता है, क्या पढ़ाए, किस विधि से पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, सब। ठीक है, पहला वो हो गया अभ्यास कार्य। दूसरा गृह कार्य, तो होमवर्क देना बहुत जरूरी है गणित पढ़ाने के लिए। देखिए, छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए काम देना ही गृह कार्य होमवर्क कहते हैं। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है, क्योंकि आप पढ़ा दिए, अब घर में काम नहीं दोगे, बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। आप पढ़ा के घर में काम दे, बच्चा फिर कोशिश करेगा, सर ये पढ़ाए थे ऐसे करके ऐसे, फिर आप अगला दिन आओगे तो आगे पढ़ोगे नहीं, तो फिर इसी को पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान पाते हैं। अब गृह कार्य नहीं दोगे तो माता पिता को तो पता ही नहीं चलेगा कि उनका क्या स्थिति है, कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कैसे है करके। तो इसीलिए है कि उनको माता पिता को बच्चे के शैक्षणिक विकास को जान पाते हैं। गृह कार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको गलत कर देते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन ये सही है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग करता है। अगर गृह कार्य नहीं रहेंगे, बच्चा खेलने कूदने लग जाएगा। ठीक है, अगला है, तो 2 पढ़ लिए हम लोग, अभ्यास, गृह कार्य, और तीसरा मौखिक कार्य। आगे देखते हैं। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो जो टीचर जब बच्चों को समझाता है, बात करता है, फिर बच्चे टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब अब मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। आप उनको मौखिक कार्य दे दीजिए, खड़ा होकर पूछवाइए, तो आपको तुरंत पता चलेगा। आप क्लास में कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो, उसके बच्चे को खड़ा करवा दीजिए, पूछे कि ये कैसे माँ, ये क्या हुआ। अब मौखिक प्रश्न कीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्लास कितना सफल रहा। इससे छात्रों के जो सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। इससे छात्रों की लेखन क्षमताओं का भी आकलन नहीं हो पाता। ये इंपॉर्टेंट है।
मौखिक कार्य की क्या दोष है, तो ये पढ़िएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें छात्रों की लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो पाता, याद रखिएगा, क्योंकि मौखिक है भाई। अब बच्चा को जब मौखिक प्रश्न पूछोगे तो लिख थोड़ी पाएगा, उसका लिखित अभ्यास थोड़ी होगा। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक हैं। अगला देखते हैं चौथा कार्य, लेखन कार्य। लेखन कार्य क्या होता है? रिटर्न वर्क गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। गणित की शुद्धता तो बार बार उनको इतना क्वेश्चन दे दे, बार बार प्रैक्टिस करें, और इससे दिमाग की भी वृद्धि होगा, मानसिक वृद्धि भी होगा, गणित की शुद्धता भी आएगी। इसीलिए लेखन कार्य भी देना चाहिए। इससे लेखन क्षमता तथा और अच्छी लिखावट का विकास होता है। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो राइटिंग तो अच्छा बनेगा ही, लेखन क्षमता का भी विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाते हैं उन लोग। इसके द्वारा आवश्यक वस्तु रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। अब ठीक है, लेखन कार्य देंगे तो जो भी आपका नोट्स बनाते हो लेखन कार्य के अंतर्गत है। बच्चों को लिखवाते हैं ना, कॉपी बनाओ, कॉपी में लिखो, तो ये सभी चीज़ें लेखन कार्य के अंतर्गत आते हैं। इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य लंबी प्रक्रिया जो अधिक समय लेता है। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, लिखवा के लाओगे तो थोड़ा लंबा समय लगता है। ठीक, अब अगला देखते हैं समूह कार्य। समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता है, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो बुक में जो पढ़े हो वो यहाँ रिवाइज हो जाए। समूह के सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है, यहाँ नई चीज़ें सीखने आसान होता है। ठीक है, तो समूह में कार्य करोगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा, कुछ नए नए चीज़ों सीखोगे, उनके अनुभव का आदान प्रदान होगा जो सबके काम आता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। ठीक है, तो कई बार जो समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। इसे समूह के सभी सदस्यों का सक्रिय और सहयोग होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अगला टॉपिक, गणित की आधारभूत संरचना क्या है। ठीक है, तो आप लोग चाहो नोट्स बनाते जाइएगा, क्लास होने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, कल वाला क्लास आज वाला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, 2 क्लास हो चुका है, गणित पेडागोजी के सब विषय होंगे, धीरे धीरे होंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी कराते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए गणित की आधारभूत संरचना देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, गणित में कितने आधारभूत संरचना है? तो 3 लिया जा रहा है। गणित में 3 आधारभूत संरचना है। बीजगणितीय संरचना, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत हम योग और गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, योग, गुणा, सामान्यीकरण। ठीक है, आगे तलरूप संरचना, तलरूप संरचना, प्लेन फॉर्म स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता, निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है। और तीसरा है क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना में से बड़ा, छोटे से छोटा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं कि बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, तो सब क्रमिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो ये 3 चीज़ें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है, इसको याद रखिएगा, बीजगणितीय संरचना, तलरूप संरचना, क्रमिक संरचना। तीनों संरचना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा। अब गणित शिक्षण के मूल्य क्या है, क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या इसके फायदा है, क्या महत्व देना चाहिए, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं अपने आसपास जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। और तो हमारे टेस्ट बैच जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टेस्ट बैच है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इतना प्लेटफॉर्म बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं है। उनके पास 2000-2500 स्टूडेंट का जो कंपटीशन लेवल का तैयारी है वो भी नहीं हो पाता टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो 2 चीज़ से आप लोग बचिएगा। जो पैड कोर्स बेचे पड़े हैं, तो आपको 2000-3000 रुपये में 10 वीडियो, 20 वीडियो, 30 वीडियो बना देते हैं, एक बार उसको बेचे पड़े हैं, आपके सिलेक्शन से कोई मन नहीं मतलब। तो ऐसे पैड कोर्स वालों से बचिएगा। फ्री वीडियो क्लासेस है, पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा है, एक से बढ़ के एक टीचर पढ़ाएं, यहाँ से आप क्लास देखिए। हमारा 600-700 रुपये का बस टेस्ट लीजिए, और जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, तब तक बैच चलेगा आपको। इस बात का मैं यूट्यूब में बोल रहा हूँ, तो इसको आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ मैं गारंटी दूँगा आपका बैच बीच में बंद नहीं होगा, चलते रहेगा जब तक पेपर नहीं होगा, जितना समय तक हो। और कोई फीस बीच में नहीं लेते हम लोग ना, एक बार आप दे दिए तो हमारा पूरा जवाबदारी है आपका। चलेगा, गणित शिक्षण के मूल्य देखते हैं। वास्तविक रूप से गणित विषय को इतना अधिक महत्व देने और अनिवार्य विषय बनाने में इसके अध्ययन से बच्चों को विभिन्न लाभ होते हैं, जिसको हम गणित शिक्षण के मूल्य भी कहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों कि गणित हर क्लास में कंपलसरी है, पूरा 10वीं तक का। ठीक है, इतना महत्व देते हैं गणित को, तो क्यों, उसके बारे में देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों या लाभों की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधित मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य।
जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। इतने प्रकार के मूल्य हैं, ठीक है, जो आपके गणित शिक्षण से हमें प्राप्त होते हैं। तो गणित शिक्षण के क्या क्या बेनिफिट है हमारे, तो इतने प्रकार बेनिफिट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको ये क्वेश्चन, जब ये शब्द प्रयोग हो क्वेश्चन में, कई प्रकार को ये प्रयोग होते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन में घुमा के कीवर्ड है ये, तब आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, या आपके बुक में होगा, खोज खोज के टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ कुछ टॉपिक है, उसको करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। लगातार आपकी क्लास अभी धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ते जाएगा, क्लास का जो ड्यूरेशन उसको बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में ही बिजी हैं, अभी लगभग 550, जैसे आपको बताया कि 550 स्टूडेंट अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे बैच में, और कम से कम 5000 का टारगेट रखें इस बार। पिछले बार 2500 तक पहुँचे थे हम लोग, 2500 स्टूडेंट थे, और उसमें भी 200 प्लस का चयन हुआ है। आप लोग देखते ही होंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी लगातार हम लोग डालते हैं। सभी कैटेगरी के हैं। कुछ लोगों को निगेटिव कमेंट देख के मेरे को भी गुस्सा आता है। आप लोग पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को मत टारगेट कीजिए, चाहे जितना भी नंबर लाए, वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, नंबर लाए, सिलेक्शन लिए, CG टेट निकाले, सिलेक्शन लिए, ठीक है। जैसा पोस्ट ज़्यादा पोस्ट था तो ज़्यादा लोगों का हुआ, ज़्यादा रैंक तक गया है, ठीक है। जो अपना हक है वो अपना अपना हक लिए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग ज़्यादा निगेटिव कमेंट मत किया करें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपना कंपटीशन बनाइए, ठीक है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग भी आज यूट्यूब में पहली बार क्लास देख रहे होंगे, 75 83 86 44 61। और हमारे ये वाला जो बैच है शिक्षक और सहायक शिक्षक का टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलेगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा ना।